जो 3 लोग इस वारदात में इन्वॉल्व है ना, मैं उनका कैमरे पे नाम नहीं लूंगा। भाई आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे कि मैं तिगड़ी थाना क्यों गया। भाई ये जो मैं किस्सा शेयर कर रहा हूँ अपनी लाइफ का ना, ये एक बहुत ही अहम किस्सा है मेरी लाइफ का, क्योंकि ये बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है। भाई वेलकम टू सिंगापुर अगेन। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं दोबारा से पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट, क्योंकि दोबारा सिंगापुर जाना पड़ रहा है। आई होप इस बारी काम हो जाए, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। आई होप इस बार हो जाए, अदरवाइज इट्स गोना बी अ पेनफुल ट्रिप। बाकी मिलते हैं जल्दी आपसे। अभी एयरपोर्ट पे चेक इन कर लूँ मैं। ऑलरेडी पूरा दिन हेक्टिक में गया है, बैंक वालों से फॉलो अप के लिए दिस एंड दैट, और अभी एंटायर नाइट विल गो लाइक दिस, क्योंकि सुबह रियल काम शुरू होगा सुबह। बाकी गोइंग बाय द सेम फ्लाइट एयर इंडिया। ये मॉर्निंग में सुबह 7:40 सिंगापुर टाइम से उतारेगी। 9 बजे बैंक खुल जाएंगे, सो आई विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर एवरीथिंग। भाई आज इमिग्रेशन में लाइन नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, बट हाँ पीछे सिक्योरिटी में लाइन है। आई होप इस बार काम हो जाए, वरना ज़िंदगी के एल लग जाएंगे, एल। एक सपना जो देखा था ना, वो ख़राब हो जाएगा। चल 1 आवर टू गो, तो 1 घंटे से पहले सोचा कि यार कुछ प्रोटीन शेक ही पी लिया जाए। एक्सरसाइज तो हो नहीं पा रही, थोड़ी बहुत मसल बचा ली जाए। चलो नेवरदलेस आई होप इस बार काम हो जाए और मैं जल्दी वापस घर आऊँ। यार बहुत ज़्यादा मुझे हेक्टिक हो जाती है यही। चलो भाई, बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट और हमने भी कर दिया अपनी फ्लाइट की तरफ मार्च। आई होप काम हो जाए इस बार। बाकी मिलते हैं 2 दिन में। फ्लाइट ऑलमोस्ट खाली है सारी, ये भी खाली है सीट्स, लेट के जाएंगे आज। भाई वेलकम टू सिंगापुर अगेन। विदिन 48 आवर्स आई हैव टू कम बैक। मैं और मेरा बैग अक्सर तन्हाई में लंच किया करते हैं। भाई मैं ये फूड कोर्ट में आया था, क्योंकि अभी तक काम नहीं हुआ भाई, एंड आई थिंक इट विल टेक अनदर कपल ऑफ डेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि 5-6 दिन और लग जाएंगे, नॉट कपल ऑफ डेज, हो सकता है 1 हफ्ता भी लग जाए। तो काम निपटा के जाऊँगा इस बार, अदरवाइज़ भाई आना जाना सिंगापुर से बहुत मुश्किल हो जाता है। हुआ तो आसपास वाले कोई जगह पे चला जाऊँगा, ताकि आने जाने का कम्यूटिंग जो है ना वो ख़त्म हो जाए। आपको बैंक नज़र आ रहा है सामने, देखो वो OCBC, उससे पेमेंट जानी है UOB में। है तो अगल बगल में, लेकिन पेमेंट पता नहीं क्यों नहीं जा पा रही है। अब पता नहीं भाई क्या हो रहा है। भाई सुबह से चेज़ हो रहा है, लेकिन कुछ जवाब नहीं मिल पा रहा, और कुछ कंक्रीट पता ही नहीं है कि हुआ क्या। तो भाई आज के लिए मैंने बुक किया है होटल रॉयल क्वीन, और इसके सामने देखो ये कितना ब्यूटीफुल चर्च बना हुआ है, और ऊपर काले बादल, तो इसके साथ ना कॉन्ट्रास्ट में कितना बढ़िया लग रहा है। और ये फ्लोटिंग बेंचेस देख लो भाई। ये अपना रूम 626, बहुत दूर में देता हूँ आपको। राइट में आता है अपना बाथरूम विद बाथ टब, और इसमें लेटेंगे भाई, थकावट ज़्यादा हो गई ना। दैन ये वार्डरोब नाम का ही है, समझ में नहीं आ रहा रखने का कपड़े। एक छोटा सा लगेज एरिया, ये डेस्क जो कि पत्थर का बना हुआ है, और टेबल और सॉरी चेयर। देन ये 2 बेड, समझ में नहीं आ रहा एक बंदे के लिए 2 बेड की क्या जरूरत है। और अपने विंडो से कोई व्यू नहीं आता है। एक ही पुराना था घर किसी का बना हुआ है, ऐसे हॉस्टल टाइप। उधर एक बढ़िया होटल बना हुआ है ऐसा लग रहा है, और उधर है रिट्स कार्ल्टन। नज़र आया नहीं है, दिखाता हूँ आपको, वो बोला हाँ बस यही है। ऊपर वाला शैंडलियर कितना अच्छा लगा, शैंडलियर कह रहा हूँ, ये कितना अच्छा लग रहा है, वॉल डेकोर वेरी नाइस। भाई आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे कि मैं तिगड़ी थाना क्यों गया, और मैंने वहाँ जाके एग्जैक्टली किया क्या, और क्यों जाना पड़ा, ऐसी क्या बात रही होगी उसके पीछे।
तो मैं आपको ना एक अपनी लाइफ की रियल लाइफ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। भाई ये जो मैं किस्सा शेयर कर रहा हूँ अपनी लाइफ का ना, ये एक बहुत ही अहम किस्सा है मेरी लाइफ का, क्योंकि ये बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है। हो सकता है आप ये वाली स्टोरी देखने के बाद, सुनने के बाद शायद लोगों पे विश्वास करना छोड़ दें और लोगों की मदद करना भी बंद कर दें। तो दिल थाम के बैठो और जुड़े रहो मेरे साथ एंड तक व्लॉग में, ताकि आप इस पूरे कहानी को अच्छे से सुन पाओ और आप बहुत सारे लोग ना इस स्टोरी से रिलेट भी कर पाओगे। हो सकता है कईयों की लाइफ में ये ऐसा दौर आया हो या फिर वो इस लाइफ के फेज से गुजरे हो। तो आप दिल थाम के बैठो, मैं आपको ना ये स्टोरी शुरू से सुनाता हूँ। भाई इस पूरी कहानी में ना जो 3 लोग इन्वॉल्व हैं, उनमें से एक पर्सन जो है वो मुझे काफ़ी टाइम से जानता था और बेसिकली उसका जो काम है और उसका जो प्रोफेशन है ना, वो एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। और ये जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ ना, ये 2021 और 22 के बीच की वारदात है। हम लोगों में से ना कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके बेटे या बेटी या उसके नोन में भाई या बहन की पढ़ाई पैसों की वजह से रुक जाए। जो 3 लोग इस वारदात में इन्वॉल्व है ना, मैं उनका कैमरे पे नाम नहीं लूंगा और मैं उनका नाम जो है ना यहाँ पे चेंज करके आपको बताऊँ। 3 में से एक बंदे का नाम जो है ना वो हम रखते हैं महेश। महेश का बेटा ना ऑलरेडी लंदन में पढ़ रहा था और उसने ना एक सेमेस्टर अपना क्लियर कर लिया था। महेश एंड हिज फैमिली वाज इन्वॉल्व्ड इनटू बिजनेस ऑफ गारमेंट्स एंड दे वर मैन्युफैक्चरिंग these apparels for the kids and they were exporting it to different countries. बट कोविड के बाद ना उनका ये जो काम था ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो इनको ना बहुत सारे फाइनेंशियल क्रंचेस का ना सामना करना पड़ रहा था। और महेश और उसकी फैमिली ना पूरे के पूरे इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे, बट इसमें जो मेजर वर्किंग रही है ना वो उनकी मदर की रही थी, क्योंकि उनकी मदर ने ही ये एक्सपोर्ट हाउस स्टार्ट किया था। इसमें जो दूसरा कैरेक्टर है ना उसका नाम रखते हैं अजय। तो जो अजय है ना वो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है और ये ना लोगों के ना बैंक से लोन्स और प्राइवेट लोन्स अरेंज करा के देता है। तो जो ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट अजय है ना, इसको मैं किसी के थ्रू जानता था, बट ही वॉज नोन टू मी फॉर क्वाइट सम टाइम। और इस कहानी में या इस स्टोरी में जो सबसे मेन किरदार है और जो सबसे मेन करेक्टर है वो है लता का। लता जो महेश की माँ है, जिसका ये सारा बिजनेस बनाया हुआ है और जो आज भी एक्टिवली ये बिजनेस चला रही हैं और सारा का सारा जो भी डिसीजन मेकिंग है वो लता ही लेती है। तो जो अजय है ना वो इन दोनों को मेरे से इंट्रोड्यूस कराता है मेरे ऑफिस में। तो पहले मेरा ऑफिस ना पीतमपुरा में हुआ करता था, तो वहाँ पे इन दोनों को मेरे से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और बताया जाता है कि इनका अपना ऐसा एक्सपोर्ट हाउस है, ये डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं और इनका इस तरीके का पहले बिजनेस था। आज इनको फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प। तो मुझे ना लता ने बताया कि उनका जो पोता है, जो कि महेश का बेटा है, उसको ना अपने सेकेंड सेमेस्टर के लिए ना लंदन वापस जाना है, बट जो कॉलेज है ना वो उनसे डिमांड करता है कि आपको मिनिमम जो है एक एफडी एज अ सिक्योरिटी शो कराने पड़ेगी ऑफ एन अमाउंट ऑफ 40 लाख रुपीज़। और जब ये सारे लोग मेरे से मिलने आए ना, इनके पास हार्डली 7 से 10 दिन ही थे ये सारे की सारी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए और वो एफडी को कॉलेज के अंदर सबमिट कराने के लिए। तो महेश ने ना सारे वो डॉक्यूमेंटेशन जो कॉलेज की तरफ से आई हुई थी या इनको जो करनी थी वो सारे के सारे ना मेरे साथ शेयर करी और मुझे बताया कि दे हैव वेरी लिमिटेड टाइम टू एग्जीक्यूट दिस ट्रांजैक्शन, अदरवाइज उनके बेटे का ना पूरा का पूरा कोर्स और सारा का सारा साल जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो मुझे ना लता ने और अजय ने एक्सप्लेन किया कि इन्होंने ना अभी कोई एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर फुलफ़िल किया है जो कि अभी ट्रांजिट में ही है, और जैसे ही वो ऑर्डर इनके परचेज़र को रिसीव हो जाता है तो इनके पास ना एक अच्छा खासा फंड्स आ जाएंगे, जिससे ना ये मेरे दिए हुए, अगर मैं इनकी मदद करता हूँ पैसों की, तो ये मेरे दिए हुए पैसों को 1 से 3 महीने के अंदर रिटर्न कर देंगे। सो आई गॉट इमोशनली कैरिड अवे, क्योंकि एक टाइम मेरी लाइफ में, एक फेज़ मेरी लाइफ में भी आया था जहाँ पे मेरी फैमिली को फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़े थे और उसकी वजह से मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाया था। भाई जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा किस्सा आता है जिसमें आप इमोशनली कैरिड अवे हो जाते हो या आप इमोशनली उस किस्से के साथ जुड़े होते हो, तो आप ना उसको जज करना बंद कर देते हो। सामने वाले बंदे को कभी जज नहीं करोगे और आप ना उसकी मदद कर देते हो। तो मैंने भी ना इन लोगों की मदद करी और इन्होंने मेरे को एश्योरेंस दिया कि जो मेरे दिए हुए पैसे हैं वो ये मेरे को 1 से 3 महीने के अंदर वापस कर देंगे, और इसके एवज में ना इन्होंने मेरे को अपने
पोस्ट डेटेड चेक्स इशू कर। तो मैं ना विद इन 1 वीक इनके अकाउंट में ना 40 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता हूँ और ये ना एक हफ्ते बाद, एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद ना मेरे पास मिठाई का डब्बा लेके आते हैं और मुझे बताते हैं कि जी इनका पोता जो है वो सेफली लंदन पहुँच गया है और उसकी पढ़ाई कंटिन्यू हो गई है, उसका सेमेस्टर ख़राब नहीं हुआ। और ये खुशी ना ये मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, इसीलिए ना मेरे पास ये ऑफिस मिठाई विठाई लेके और पूरी फैमिली चल के आती है। अब आता है किस्सा धोखाधड़ी की कहानी का। और धोखाधड़ी की कहानी से पहले ना मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए ना अपने ऑफिस से किसी को भेजता हूँ जो कि इनके घर पे जाके सब कुछ वेरीफाई करके आता है, इनकी फैक्ट्री पे जाके सब कुछ वेरीफाई करके आता है पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद। और एग्जैक्टली 3 महीने बाद ना मैं अपने ऑफिस से एक एम्प्लॉय से इनको कॉल करवाता हूँ कि इनके 3 महीने पूरे हो गए हैं एंड दे हैव टू रिफंड द पेमेंट दैट आई हैव गिवन टू देम। और उसी वक्त ना इनका पहला बहाना शुरू होता है कि इन्होंने जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर भेजा था वो रिजेक्ट हो जाता है और इनके पास पेमेंट अब नहीं आने वाली और इनको कुछ और टाइम चाहिए इस पेमेंट को इकट्ठा करने के लिए। और आप समझ रहे हो ना, वो वाली सिचुएशन शुरू हो जाती है। तो इसके ना एग्जैक्टली इस सिचुएशन के बाद मैं अपने ऑफिस से ना कुछ एम्प्लॉयज़ इनके यहाँ पे भेजता हूँ कि वहाँ जाके पता करके आएँ कि कब मुझे पेमेंट वापस करेंगे, आगे का पेमेंट का इनका स्केड्यूल क्या रहेगा। तो ये 1-2 बारी मिलते भी हैं और एश्योरेंस देते हैं कि हाँ ये ना 1-आधे महीने में मेरी पेमेंट रिटर्न कर देंगे। मीनवाइल मैं ना अजय को भी लूप में डालता हूँ कि भाई आपके कहने पे मैंने ये पेमेंट करवाई थी तो आप मेरे को ना ये पेमेंट वापस करवा के दो। तो अजय भी इनसे फॉलो अप करना शुरू करता है और अजय मेरे को दोबारा से एश्योरेंस देता है कि हाँ हम इनको ना 1 महीने का और टाइम दे देते हैं और 1 महीने बाद ना ये हमारे को पेमेंट रिटर्न कर देंगे। तो एग्जैक्टली ना उसके 1 महीने बाद अजय, महेश और लता तीनों मेरे ऑफिस आते हैं और आके ना मेरे को दोबारा से एश्योरेंस देना शुरू करते हैं कि ये ना मेरे पैसे वापस कर देंगे लेकिन इनको कुछ और टाइम की ज़रूरत है। उसके बाद ना मैं इनको प्रेशराइज़ करता हूँ कि आपने जो एफडी कराई थी, जो मैंने पैसे दिए थे उसके अगेंस्ट, उसको आप विड्रॉ कर लो और मेरे को मेरी पेमेंट दे दो और हम इस किस्से को ना यहीं ख़त्म करते हैं। फिर इनका ना जवाब आता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका जो पोता है और जो महेश का बेटा है वो ना वहाँ से डिसकंटिन्यू हो जाएगा उसका कोर्स और उसको वापस आना। तो उसके बाद जो लता और महेश है ना ये मेरे को कन्विंस करते हैं कि इनके पास ना एक प्रॉपर्टी है खानपुर के अंदर, वो प्रॉपर्टी मैं कुछ टाइम के लिए अपने पास रख लूँ और इनको थोड़ा बहुत और टाइम दे दूँ ताकि ये अपने पैसे कैसे भी अरेंज करके मेरे को वापस कर। तो मुझे लगा यार ये ना मैं एटलीस्ट अपने आप को सिक्योर करने के लिए ना ये प्रॉपर्टी तो ले ही लेता हूँ और उस प्रॉपर्टी को लेने से पहले ना मैं अपने एक एम्प्लॉय को वहाँ पे भेजता हूँ ताकि वो जाके प्रॉपर्टी की प्रॉपर छानबीन कर सके कि ये प्रॉपर्टी इनके नाम पे है या नहीं है, या फिर जो इन्होंने मार्केट वैल्यू बताई है वो इस प्रॉपर्टी की इतनी मार्केट वैल्यू है या नहीं है। तो उसको सब कुछ वेरीफाई कराने के बाद ना मैं इनसे एक सेल डीड एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ। तो ये सब होने के बाद एटलीस्ट मुझे लग रहा था कि मैं सिक्योर्ड हूँ और मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो मैं एक अच्छे कॉज के लिए ये काम कर रहा था, बट मैं किन सिचुएशन में पड़ गया और किस प्रॉब्लम्स में आके फंस गया, तो ये मुझे ना बाद में धीरे धीरे ये रियलाइज़ होना ना शुरू हो जाता है जैसे जैसे ना ये टाइम बीतता है। तो एग्जैक्टली मेरा एम्प्लॉय ना इनके पास जाता है 1 महीने बाद कि आपने बोला था कि आपको 1 महीने का और टाइम पीरियड चाहिए पेमेंट रिटर्न करने के लिए। तो मेरा एम्प्लॉय जब वहाँ पे जाता है तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे ना पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं 100 नंबर पे कि कोई मतलब लोग आ रहे हैं और इनको परेशान कर रहे हैं। तो भाई इतना कुछ होने के बाद ना मेरे को आगे चल के फिर ना लीगल इनके अगेंस्ट एक्शन लेना ही पड़ा। तो उस लीगल एक्शन के लिए मैंने क्या क्या किया वो मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा।